start with the name of Allah and discuss the second renewable resource in your course, that is water. हम अपना लेक्चर कंटिन्यू करेंगे वाटर से, जो कि एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। तो कहते हैं कि हमें इस बात के सबूत मिल चुके हैं कि वाटर के बगैर, पानी के बगैर जो है ज़िंदगी इस अर्थ पर मुमकिन ही नहीं है। लाइफ पॉसिबल नहीं है विदाउट वाटर। ये बात तो आप भी जानते हैं कि जो है पानी के बगैर ज़िंदगी मुमकिन नहीं है, क्योंकि जो इंसान के अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसकी स्ट्रक्चर के अंदर भी जो ब्रेन के अंदर है, ब्रेन सेल्स हैं, उनके पास 80 to 90% वाटर है। पूरी बॉडी में अगर इंसान की बात की जाए तो 70% वाटर की कंपोजिशन है। तो अब हम डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कि अर्थ पे पानी की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है। तो ज़मीन पे जो है 75% जो हमारी अर्थ को पानी ने घेरा हुआ है, उसमें से अगर हम बात करें तो 97% जो पानी है वो ओशंस में है, समंदर की फॉर्म में मौजूद है अर्थ पे। 20% जो आइस कैप्स वगैरह हैं, ग्लेशियर्स हैं, बर्फ़ के पहाड़ हैं, फ्रोज़न वाटर है। और सिर्फ जो 1% है वो हमें फ्रेश वाटर जो है लेक्स, रिवर्स की फॉर्म में मिल रहा है, झीलों में, दरियाओं में, नदी नालों, चश्मों की फॉर्म में मिलता है, जो हम अपने यूज़ के लिए वहाँ से ले सकते हैं फ्रेश वाटर। बाकी जो सारा है 97% आपने देख लिया कि ओशन में है, ओशनिक में है, और जो समुद्री पानी है वो बहुत ज़्यादा नमकीन होता है, उसको हम डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए यूज़ नहीं कर सकते। अब इंसान की अगर बॉडी की बात की जाए तो यहाँ पर दोबारा से वो बता रहे हैं कि मेजर जो कॉन्स्टिट्यूट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का 70 to 90% ऑफ देयर बॉडी वेट, यानी 70 से 90% जो इंसान की बॉडी का वेट है वो पानी पर मुश्तमिल है। और इसी तरह से जो ब्रेन सेल्स हैं, सबसे ज़्यादा अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि कौन से बॉडी के अंदर कौन से सेल्स में पानी सबसे ज़्यादा है, तो वो हमारे दिमाग के सेल्स हैं, ब्रेन सेल्स हैं, जहाँ 80 to 90% वाटर है, और बाकी की बॉडी की सेल्स में मैक्सिमम 70 to 75% वाटर है। कुछ पानी जो है सॉइल में भी है, हवा में भी है, जो मॉइस्ट एयर होती है, सॉइल के अंदर पानी है, और जो सॉइल के अंदर का पानी है उसको प्लांट्स यूज़ कर लेते हैं अपनी जो है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेसेस में और फूड बनाने में, ठीक है। और ये पानी की जो मूवमेंट है जाइलम एंड फ्लोएम फूड के इन टिश्यूज़ के थ्रू होती है, वो एक अलग टॉपिक है। अब अगर पानी की अहमियत की बात की जाए तो डिस्ट्रीब्यूशन में ही हमें देख लिया कि पानी कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट है। जिस हिसाब से पानी की डिस्ट्रीब्यूशन है उसी तरह से पानी की क्या है कि इम्पोर्टेंस भी है। अगर हम अपने घर में बात करें तो हम देखते हैं कि हम पीने के लिए वॉशिंग क्लॉथ्स वगैरह, हमारे जो हैं बर्तन, इनको वॉश करने के लिए, कुकिंग पर्पसेस के लिए हम पानी का इस्तेमाल करते हैं। आप देखते हैं कि इन तमाम चीज़ों में से कहीं पे भी विदाउट वाटर जो है कोई भी काम नहीं हो सकता। ये हमारी कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि अक्सर जब पानी नहीं होता, लाइट वगैरह चली जाती है, तो ऐसे लगता है कि सारी ही लाइफ रुक गई है। तो पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह से इंडस्ट्रीज़ के अंदर फूड स्टफ, ड्रिंक्स, लिक्विड डिटर्जेंट्स वगैरह बनाने के लिए और बहुत सारी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए वाटर रॉ मटेरियल के तौर पे, यानी हार्म माल के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। और जो सोडियम क्लोराइड है, जो हमारा टेबल सॉल्ट है, जो हम खाने में नमक इस्तेमाल कर रहे हैं कुकिंग पर्पसेस के लिए, ये भी समुद्री पानी से हासिल किया जाता है। पाकिस्तान के अंदर तो ख्योड़ा माइंस मौजूद हैं, वहाँ से सॉल्ट हासिल किया जाता है, लेकिन इंडिया में या ऐसे कंट्रीज़ जहाँ पे सॉल्ट माइन नहीं है, वहाँ पे समंदर की जो जाग है उसके अंदर बहुत ज़्यादा नमकियात होती हैं, तो उनको ड्राई करके बाय यूजिंग डिफरेंट प्रोसेसेस उस नमक को यूज़ किया जाता है। तो वहाँ पर फिर जो सॉल्ट है वो एक्सपेंसिव भी बहुत होता है, क्योंकि उसको मशीनरी के थ्रू प्रिपेयर किया जाता है, तो वो एक्सपेंसिव भी होता है। लेकिन हमारे कंट्री में अगर ये फ्री भी दिया जाए तो इतना ज़्यादा है, तो यहाँ पर ऐसा कोई मसला नहीं है ड्यू टू क्लोरामाइंस। बता रहे हैं कि सोडियम क्लोराइड कहाँ पर यूज़ हो रहा है। सोडियम क्लोराइड इज़ यूज इन कुकिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूजफुल केमिकल्स सच एज क्लोरीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्लोरीन, इसको सेपरेट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड को, सोडियम क्लोराइड को हम क्लोरीन भी हासिल कर सकते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि सोडियम क्लोराइड के अंदर क्लोरीन और सोडियम Na दो फार्मूलाज हैं,
और इसको जब सेपरेशन की जाती है तो अलग हम कर सकते हैं, क्लोरीन के अंदर या सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर भी अलग कर सकते हैं। और इन केमिकल्स का फर्दर यूज़ है हमारी इंडस्ट्री के अंदर। अब जो हमारी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रियल लेवल पे हम कितना पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम इंडस्ट्रीज़ के अंदर एटलीस्ट मैक्सिमम जो है 90% जो वाटर है हमारा इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ हो रहा है। तो आप देख लें कि पानी जितना ज़्यादा है, क्योंकि देखें पूरी जो अर्थ है उसका अगर 100% देखा जाए उसमें से 70% या 75% वाटर है, उसमें से भी फर्दर उसकी डिवीजन हुई है और इसका इतना ज़्यादा यूज़ है, तो ये रीन्यूएबल रिसोर्स तो है ही, इसको हम रिन्यू कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर भी पोल्यूशन या पोल्यूटिंग एजेंट्स जब ऐड हो जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि अर्थ से पानी भी ख़त्म हो जाएगा और ये जो हमारी अर्थ है ये फिर रहने के काबिल नहीं होगी, यहाँ पर लाइफ पॉसिबल फिर नहीं होगी, ऐसा ऐसा लाइफ भी ख़त्म हो जाएगी। अब यहाँ पे इंसान का इम्पैक्ट देखें कि इंसान किस तरह से पानी को ख़राब कर रहा है, पोल्यूट कर रहा है। मैन इज़ पोल्यूटिंग द वाटर ग्रेटली, इंसान बहुत ज़्यादा तेज़ी से और बहुत बड़े पैमाने पर जो है पानी को पोल्यूट कर रहा है और इसकी एग्जांपल हमारे सामने भी मौजूद है कि हम अपने दरियाओं में, नदी नालों में क्या करते हैं कि गटर के जो है पाइप्स लगा देते हैं, कूड़ा करकट जो है दरियाओं में जाकर फेंक आते हैं, उसमें कूड़ा करकट में हर तरह के टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं जो उस पानी को गंदा कर देते हैं। फिर उस पानी के अंदर मौजूद जो एनिमल लाइफ है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती है और जो वहाँ से पानी पीने के लिए जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी लाइफ में भी इसके डायरेक्टली इम्पैक्ट्स पड़ते हैं। तो टॉक्सिक मटेरियल एंड केमिकल वेस्ट डिस्चार्ज फ्रॉम इंडस्ट्रीज आर क्रिएटिंग डेंजर एक्वेटिक लाइफ। अच्छा, तो यहाँ पर तो उन्होंने डिस्कस किया कि जो केमिकल्स या टॉक्सिक मटेरियल्स इंडस्ट्री से रिलीज़ हो रहे हैं, गंदा पानी इंडस्ट्रीज़ का जो केमिकल्स वाला है उसको डायरेक्टली दरियाओं में या समंदर में छोड़ दिया जाता है, पाइप्स उसके कनेक्शंस करके समंदर में डाल दिया जाता है। अपनी इंडस्ट्री को तो वो लोग साफ़ कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं कि जो पानी का रिसोर्स है उसको वो ख़राब कर रहे हैं, उसको पोल्यूट कर रहे हैं। और इससे ये नहीं होगा कि सिर्फ हमारा पानी का जो रिसोर्स है वही ख़राब हो रहा है, वही तबाह हो रहा है, बल्कि जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है, वाटर इकोसिस्टम जो आपने इकोसिस्टम वाले चैप्टर में पढ़ा, पूरा की पूरा हमारा एक इकोसिस्टम तबाह हो रहा है। वहाँ पर जितनी मौजूद लाइफ है, उनकी फूड चेन, उनकी फूड वेब, उस सब के अंदर फिर क्या आता है कि डिस्टर्बेंस आ जाती है। इसी तरह से द सेवेज स्पोर्ट इन कैनाल्स एंड लेक्स आर कॉजिंग मैनी डिजीजेज। जो अपने घर के नदी नालों को और जो सेवरेज का सिस्टम है वो क्या कहते हैं कि उनको दरियाओं में और झीलों वगैरह में इसको डाल दिया जाता है, जिससे बहुत सारी डिजीज़ कॉज होती हैं, क्योंकि अक्सर लेक्स का पानी जो है या कैनाल्स का बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं, वही जो जहरीले मवाद वाला पानी एग्रीकल्चरल लैंड में जाएगा, वहाँ पर जो वेजिटेबल्स होंगी, क्रॉप्स होंगी, उनके अंदर वो केमिकल्स ऐड हो जाएंगे और जब वो हम यूज़ करेंगे तो इनडायरेक्टली क्या होगा कि हमारी लाइफ पे भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। वो कह रहे हैं कि अगर यही एक्टिविटीज़ हमारी रही तो ऐसा होगा कि हम बहुत जल्द फ्रेश वाटर की सारी सप्लाई खो देंगे, हमारी जो अर्थ है यहाँ से साफ़ पानी ख़त्म हो जाएगा। तो इसके सलूशन भी हैं कि हम इंडस्ट्रीज़ को चाहिए कि वो पानी को, अब जाहिर सी बात है वेस्ट तो उनने करना ही है, लेकिन उसका ट्रीटमेंट किया जाए, उसको लेस टॉक्सिक बना दिया जाए। और इसी तरह से जो बाकी पब्लिक है उसके अंदर पब्लिक अवेयरनेस पैदा की जाए पानी को बचाने के लिए, डिफरेंट उनको जो है सेमिनार किए जाएं या फिर डिफरेंट आप ऐसा कर लें कि हमारे जो एजुकेटेड पब्लिक है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको ये चाहिए स्पेशली कि वो लोगों को अवेयर करें सबके बारे में कि अगर ये ही पानी ही ख़त्म हो गया तो ये तो अंडरस्टूड बात है कि लाइफ भी ख़त्म हो जाएगी। कभी अगर आप देखें कि काफ़ी टाइम बारिश ना हो तो हमें लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो रहा है, क्योंकि ना तो सब्जियां आ रही हैं, क्रॉप्स तबाह होना शुरू हो जाती हैं किसानों की। तो ये अल्लाह ताला के हम पर बहुत बड़ा एहसान है, बहुत बड़ी रहमत है। तो इसका जो है प्रॉपर यूज़ करें, अच्छे से यूज़ करें